प्रिय विद्यार्थियों, जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो इसका पार्ट जो छूट गया था मुगल भू राजस्व का या राजस्व व्यवस्था का, भू राजस्व इसको इसलिए क्योंकि मूल जो राजस्व मिलता था वो विशेष करके भू राजस्व ही होता था। मुगल काल के अंदर ये सल्तनत काल से ही चलते आ रहे थे कि 4 प्रमुख कर हुआ करते थे: जजिया, जकात, खुम्स और उसर। जजिया, जकात, खुम्स और उसर। अब ये वो कर है, जजिया ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात है ये मुसलमानों की आमदनी का 40वां भाग, या इसको कई बार 2.5% भी बोलते हैं। वो दोनों बात एक ही हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि हमने साहब 40वां भाग पढ़ा था या 2.5% क्या आ गया। वो 2.5% या 40वां भाग एक ही है। खुम्स ये होता है जो युद्ध के अंदर सेनाएं जो लूटती थी उसका कुछ भाग सेना के लिए होता था और कुछ राजकोष में जमा करवा दिया जाता था। और उसर भी भू राजस्व ही होता है। ये भू राजस्व ही है एक तरह से। ये कर थे मूल रूप से ये लिए जाते थे। अकबर पहला शासक था जिसने जजिया को 1564 में हटा दिया। समाप्त करने के 2 कारण थे। वजह यह थी कि जजिया हिंदू मुस्लिम का विभेद था एक तरह से। अब मान लीजिए अकबर की जो हिंदुस्तान की प्रजा है वो सारी ही प्रजा अकबर की प्रजा है, उसमें हिंदू और मुसलमान का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए एक प्रजा से या प्रजा के कुछ भाग से तो कर लिया जाता है और कुछ भाग से कर है वो नहीं लिया जाता। ये कर का जो विवरण जो दिया गया है जजिया का, अकबर ने इसको सोचा कि इससे बहुत ज़्यादा न तो बेनिफिट हो रहा, इससे बहुत ज़्यादा कोई इनकम नहीं हो रही थी राज्य की, और दूसरी बात हिंदू जनता असंतुष्ट है। इसलिए उसने फैसला किया कि हिंदू जनता से जजिया हटा दिया जाए। यद्यपि अकबर ने भी कुछ समय के लिए लागू किया था, लेकिन उसको पुनः हटा दिया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया था और 1713 में फर्रुखसियत ने फिर बाद में इसको पुनः समाप्त कर दिया। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह के काल में जाकर अंतिम रूप से ये जजिया है वो हिंदुस्तान में हट गया। उसके बाद में किसी ने जजिया हिंदू जनता पर नहीं लगाया। मुसलमान अपनी संपत्ति का 2.5% ये राजस्व होता था। ये विशेष करके धार्मिक कार्यों के लिए ही दिया जाता था, जकात। और ये सदर उस सुदूर आदि के पास इसका लेखा जोखा होता था और ये मुस्लिम जनता के धर्मार्थ या उनके कल्याण के ऊपर खर्च किया जाता था। अकबर ने जकात की वसूली भी बंद कर दी, किंतु ये किसी न किसी रूप से औरंगजेब के काल तक इसको लिया जाता रहा। हालांकि औरंगजेब ने इसे न लेने की घोषणा की थी। खुम्स मैंने बताया था आपका कि ये एक युद्ध कर होता था। इसमें 1/5 भाग है वो राज्य का होता था और 4/5 है वो सेना में बांट दिया जाता था। लेकिन समय समय पर इसमें भी परिवर्तन होते रहे थे। मुगल काल में खुम्स समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जो सेना होती थी उस सेना को जो वेतन मिलता था वो लूट के धन में से ही मिलता था, लेकिन अब सेना को नियमित वेतन राज्य के द्वारा दिया जाता था। इसलिए राज्य के अंदर जो सेना है और वो लूट में किसी से प्राप्त करती है तो वो धन भी राज्य का ही हो गया। इसलिए मुगल काल के अंतिम पीरियड में ये राजकोष में जमा कराया जाने लगा। मुगल काल में अगर कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो एक कानून था, अराजगामिता कानून। इसके तहत उसकी सारी की सारी जो संपत्ति थी वो शाही खजाने के अंदर जमा हो जाती थी। इसके अलावा देखिए इनकम की और क्या साधन थे। नजर ये बादशाह को दी जाने वाली भेंट होती थी। समय समय पर भेंट ये नगद होती थी, राजकोष में जमा कर देता था। नियाज ये शहजादों द्वारा बादशाह को उपहार में दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कई बार विवरण मिलता है कि शहजादे युद्ध में जाते थे, कहीं और जाते थे, वहाँ पर बड़ी मात्रा में लूट का जो खुम्स के तौर पर जो धन प्राप्त करते थे वो नियाज के रूप में अपने बादशाह को भेंट करते थे। निसार ये अमीरों द्वारा, अधिकारी थे ना उसके, वो बादशाह को भेंट करते थे। नजर, नियाज और निसार ये लगभग एक ही जैसी व्यवस्था थी। ये भी सरकारी खजाने में ये धन होता था।
अकबर ने विवाहों की रजिस्ट्री की प्रथा चलाई, जिसके लिए एक शुल्क लगता था, चाहे वो नामात्र का ही लगो, लेकिन उससे भी राज्य को इनकम होती थी। जहांगीर ने तमक्का कर एक होता था, उसको समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह की अधीनस्थ राजाओं और मनसबदारों से जो पेशकश यानी नगद राशि या नजर प्राप्त होती थी, उससे भी राज्य को आय होती थी। अब है भूमि या गांवों के प्रकार। इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ बताता है, और विशेष करके ये अधिकांश जनता गांव में रहती थी। अब वे क्षेत्र जो मुगल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे और राजा इनसे कर एकत्र करते थे, ये गैर अमली क्षेत्र कहलाते थे। राजा नियमित रूप से ये जो कर हैं ये उनसे लेते थे, लेकिन ये भूमि ऐसी थी जो राजा के अधीन क्षेत्र में नहीं थी। दूसरी है मददी आवास, इसे स्यूरगल मिल्क भूमि भी कहा जाता है। इसको ये मान के चलिए कि ये उपहार में दी गई, दान में दी गई ऐसी भूमि है। ये धर्मार्थ व्यक्तियों को, विद्वानों को या जरूरतमंद लोगों को दी जाती थी, और जिसमें विधवा है, गरीब है, अपाहिज है, या कोई इस तरह का जो बहुत बड़ा राज्य के लिए काम किया है, और इस भूमि से लगान नहीं लिया जाता था। अगली है वक्फ। वक्फ आज भी ये शब्द काम में लिया जाता है गवर्नमेंटों के अंदर, सरकारों के अंदर। ये धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि है, धन संपत्ति है। ये आज भी जो मस्जिद वगैरह का जो क्षेत्र है, इसके लिए जो जमीन होती है वह वक्फ की जमीन होती है। अल्तमगा, अल्तमगा जागीर जहांगीर के द्वारा शुरू की गई। यह विशेष से करके करपा पात्र उन धार्मिक व्यक्तियों को जो विशेष करके मुस्लिम धर्म के लिए कार्य करते थे, उनको दिया जाता था। इससे भी कोई इनकम नहीं होती थी। अब आता है खालसा, और खालसा भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था वो खराज था, खराज भूमि कर था, और ये संपूर्ण जनता से लिया जाता था। खालसा भूमि वो होती थी जो राजा के यानी बादशाह के डायरेक्ट नियंत्रण में होती थी, और इसमें राजकीय अधिकारी नियुक्त, कर्मचारी नियुक्त थे, वो उनसे राजस्व वसूल करते थे। लगभग 20% हिस्सा खालसा भूमि होती थी, और खालसा भूमि को जागीर में या जागीर को खालसा भूमि में परिवर्तित किया जा सकता था। यानी मान लीजिए किसी बादशाह को किसी व्यक्ति को जागीर देनी है तो खालसा भूमि का कुछ टुकड़ा उसको जागीर में दे दिया, लेकिन किसी की जागीर समाप्त करती है तो उसकी जागीर समाप्त करके उसको खालसा क्षेत्र में घोषित। ये राजा की एक तरह से ये मान के चलिए स्वयं की भूमि होती थी। इस पर राजा का यानी बादशाह का डायरेक्ट नियंत्रण होता था। जहांगीर के समय खालसा भूमि का प्रतिशत सबसे कम था, 1/9 भाग, और औरंगजेब के काल में यह भूमि 1/5 यानी 20% तक पहुंच गई थी। अकबर के समय खालसा भूमि में आय सबसे ज़्यादा, व जहांगीर के समय सबसे कम, क्योंकि जहांगीर ने तो खालसा भूमि बहुत कम रखी। जमींदारों पर नियंत्रण रखने के लिए सावनी है निगार नामक अधिकारी होता था, जो जागीरदारों की गतिविधियों की रिपोर्ट है वो बादशाह तक पहुंचाता था, क्योंकि कई बार बड़े जागीरदार होते थे, वो राज्य के विरुद्ध भी काम करते थे। अब एक भूमि होती है पैबाकी, मुगल काल की वह भूमि जो एक मनसबदार से दूसरे मनसबदार को देने के बीच की अवधि में केंद्रीय शासन के अधीन रहती थी। जैसे मान लीजिए किसी मनसबदार को हटा दिया, अब वो जमीन खाली पड़ी है, इसको पैबाकी बोलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में उसे किसी दूसरे मनसबदार को ही दे दी, तो बीच में एक मनसबदार से ली गई, दूसरे को दी गई। इस दौरान जो खाली पड़ी थी उसको पैबाकी भूमि कहा जाता था। मोकासा, ये मराठा सरदारों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान यानी खेत होते थे। ददनी यानी कारीगरों को दिया जाने वाला अग्रिम भुगतान होता था। ये कुछ इस तरह के नाम हैं जो विशेष रूप से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब है मुगलकालीन कृषि। मुगलकालीन कृषि के बारे में देखो जानकारी हमें आईन अकबरी, ये विदेशी इतिहासकार हैं जिसमें बर्नियर है, मोरलैंड है आदि, ट्रेवेनियर है आदि के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, बारबोसा है आदि के द्वारा जानकारी मिलती है। इसमें मुख्य खाद्य फसलें गेहूँ, चावल, बाजरा और दालें थी। मुगल काल में आगरा के निकट बयाना व गुजरात में सरखेज में सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा होती थी। पेलसाड़ ने नील उत्पादन का वर्णन किया। पेलसाड़ इतिहासकार, ये कुछ ऐसे जैसे तिल है आपके या नील है आपके,
चावल है आपके, चाय है आपके, ये कुछ ऐसी फसलें थी, अफीम है आपके, ये जो इसको बोलते हैं निर्यातक, जिनका ये व्यापारिक फसलें थी, जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचना होता था। तंबाकू 1605 में इसका समय था, जहांगीरी काल में, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। उस काल में कहते हैं पुर्तगालियों द्वारा इसका पौधा ला करके हिंदुस्तान में खेती की गई थी। इसी तरह मक्का भी भारत में दक्षिण अमेरिका से ला करके की थी। आलू व मिर्च भी भारत के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर आए थे। मुगल काल में भी खेती के विस्तार के लिए राज्यों द्वारा प्रोत्साहन मिलता था, और जब किसी समय किसान के पास स्थिति खराब होती थी तो उसे ऋण दिया जाता था। उस ऋण को तकाबी ऋण कहा जाता है। शाहजहां है, जहांगीर है आदि ने नहरों का निर्माण भी करवाया, और नहरों से इनकम होती थी उनको, उन नहरों की नहरी क्षेत्र से अलग कर लिया जाता था। नहरों की मरम्मत करना, उनका विस्तार करना, ये सारा काम राज्य का होता था। गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि नकदी फसलें बोली जाती थी। इन पर जो राजस्व होता था वो नकद लिया जाता था। इन्हें नकदी या तिजारती फसलें भी कहते हैं। गन्ना मुख्यतः बंगाल व बिहार में तथा अफीम मालवा व बिहार में होता था। उस समय जो कृषक थे उनकी स्थिति ये थी कि वो 3 भागों में थे। खुदकास्ट, वे किसान जो अपने गांव की भूमि पर खेती करते थे, उनकी स्वयं की भूमि होती थी, और उस पर जो काम लेते थे विशेषकर पशु औजार वो स्वयं के होते थे। दूसरा है पाही कास्ट, वे किसान जो दूसरे गांव में अस्थायी रूप में जाकर, यानी बटाईदार जो होते हैं उसको पाई कास्ट बोलते हैं। और एक होते हैं मुजारियन, ये बटाईदार किसानी होते थे एक तरह के। इनके पास भूमि कम होने के कारण ये खुद कास्ट की जो जमीन होती थी उस पर जाकर के काश्त करते थे, और इसको कुछ अनाज या हिस्सा उसको दे दिया जाता था। बाकी सारा जो हिस्सा होता था वो खुद काश्त का होता था। उसके पशु वगैरह, औजार वगैरह, ये मुजारियन है, वो खुद काश्त या पाही काश्त के द्वारा ही दिया जाता था। बाकी पाही काश्त और मुजारियन में सिर्फ अंतर यह था कि पर्याप्त भूमि होने पर, नजराना देने पर पाही काश्त खुद काश्त बन सकता था, लेकिन मुजारियन नहीं बन सकते थे। उस समय उद्योग धंधे भी थे। सूती वस्त्र उद्योग सबसे विकसित अवस्था में था। भारतीय सूती वस्त्र की विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी। भारतीय सूती कपड़े को केलिको कहा जाता था। इसी तरह रेशमी वस्त्रों को पटोला कहा जाता था। ढाका, कश्मीर, आगरा, लाहौर, दिल्ली आदि में इसके कारखाने होते थे। यहीं पर इनकी उपज होती थी। रेशम कुछ मात्रा में बाहर से कच्चा रेशम आयात भी किया जाता था, और यहाँ पर कपड़े वगैरह तैयार किए जाते थे। जहांगीर ने कहते हैं कि सबसे पहले अमृतसर के अंदर उन्नी उद्योग शुरुआत करने का कार्य उसी ने किया था। जहांगीर की पत्नी व सास असमत बेगम और पत्नी नूरजहां आदि ने इत्र वगैरह, सुगंधित तेल आदि वस्तुओं का भी उत्पादन करना शुरू किया था। इनका आविष्कार कहते हैं कि इन्होंने ही किया था। गुड़ चीनी बनाने का उद्योग बंगाल और गुजरात, पंजाब में खूब था। आगरा, मुल्तान, फतेहपुर, जौनपुर उस समय के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे, जहाँ से व्यापार वाणिज्य खूब होता था। मुगल काल में थोक व्यापारी जो होते थे उनको सेठ, वोहरा, मोदी आदि कहे जाते थे। आज भी यही नाम लिए जाते हैं। जबकि खुदरा व्यापारी ये वणिक कहलाते थे। दक्षिण भारत में भी बड़े व्यापारी इन्हीं नामों से बोलते थे। कई बराबर सेठी, चेटी आदि नाम उनके लिए जाते थे। व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम हुंडी था, और उस समय जो राज्य में आता सामान और राज्य से बाहर जाता, यानी आयात और निर्यात पर चुंगी ली जाती थी, जिससे राज्य की इनकम होती थी। मुगल काल के अंदर सूरत में वीरजी वोरा, अब्दुल गफूर, अहमद चेलाबी, गोलकंडा का मीर जुमला जिनके जहाज चलते थे, कोरोमंडल में मलय चेटी, काशी वीरना, सुनकाराम चेट्टी आदि प्रमुख व्यापारी थे जिनके नाम चलते थे। बहुत पैसे थे इनका। वीरजी वोरा अपने समय का विश्व का सबसे अमीर व्यापारी बताते हैं। वीरजी वोरा ने 1639 में शाहजहां से मिलकर सूरत के गवर्नर के दुष्कर्मों की जानकारी दी थी। ये जानकारी हमें मिलता है। इसी तरह अब्दुल गफूर का व्यापार संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बराबर था।
मारवाड़ का एक साहूकार था हीराचंद साहू, वह भी बहुत प्रसिद्ध था। आमेर से बिहार में राजा मानसिंह के साथ आ गया था। उनका पुत्र मानिकचंद सेठ के नाम से प्रसिद्ध था। मानिकचंद बंगाल के मुर्शीद कुली खां का साहूकार था। और जब अंग्रेजों के समय प्लासी का युद्ध वगैरह, बक्सर का युद्ध वगैरह थे, तब इस मानिकचंद सेठ का नाम आता है। मीर जुमला के पास कहते हैं बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था। शाइस्ता खां के पास भी व्यापारिक जहाज वगैरह थे, वो भी बड़ा व्यापारी था। उस समय जो निर्यात होती थी उसमें नील है, सोरा है, अफीम है, सूती वस्त्र है आदि प्रमुख था। सोरा मुख्यतः कोरोमल तट से और बिहार से उत्पन्न होता था। आयातित वस्तुओं में सोना, चांदी, घोड़ा व कच्चा रेशम प्रमुख थे। घोड़ा विशेष करके सेना में काम में लिए जाते थे। इसलिए बर्नियर लिखता है कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में दफन हो जाता, क्योंकि यहाँ एक प्रवृत्ति थी, सोना और चांदी को हर व्यक्ति अपने पास सहेज के रखता था। जो आ गया उसको निकालने की कोशिश नहीं करता, इसलिए सोना चांदी यहाँ के लोगों के पास सबसे मुख्य साधन था। मुगलकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में हम पढ़ चुके हैं मुगल प्रशासन के अंदर कि केंद्रीय भाग के अंदर सबसे बड़ा काजी होता था और काजी ये विशेष कर शरीयत का जानकार होता था। इसी तरह प्रांतों के अंदर भी काजी नियुक्त कर रखे थे और काजी के द्वारा ही सरकारों और परगनों के अंदर भी न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जा रहे थे। विशेष करके जो खुद बादशाह है वो अपनी अदालत लगाते थे। न्याय की सबसे बड़ी अदालत है वो स्वयं बादशाह होता था, लेकिन इससे पहले मामला मुख्य काजी के पास आता था। मुख्य काजी शरीयत, कुरान आदि की सहायता लेकर के, हदीस आदि की सहायता लेकर के बादशाह की सहायता करता। विशेष करके अनेक ऐसे मामले हैं वो मुख्य काजी तक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाते, लेकिन फिर भी कुछ मामला होता तो फिर बाद में वो बादशाह के पास सुनवाई के लिए जाता। विशेष करके जहांगीर आदि ने कहते हैं न्याय के लिए जंजीरें लगा दी कि कोई भी फरियादी न्याय के लिए आता है तो वो जंजीरों को खींचेगा तो उसको तुरंत न्याय प्रदान होगा। विशेष करके अधिकतर बादशाह हैं वो न्यायप्रिय थे, न्याय पर उन्होंने अच्छी तरह ध्यान दिया। तो ये था मुगल प्रशासन। धन्यवाद।